राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे बेहद दिलचस्प रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति को जबरदस्त बहुमत मिला है। कांग्रेस की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी चुनाव में बेहद पिछड़ी। दूसरी तरफ झारखंड में इंडिया गठबंधन को जबरदस्त सफलता मिली। झारखंड में इंडिया गठबंधन का दोबारा सत्ता में आना तय हो चुका है। अब इन चुनावों का देश और प्रदेश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्या अभी भी कांग्रेस ईवीएम पर सवाल खड़े करेगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं चुनाव परिणाम के बाद अलग अलग नेताओं की राय क्या है। तो नेताओं की प्रतिक्रिया हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि अब प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। लेकिन जिस तरह से चुनाव परिणाम आए, दो राज्यों के चुनाव परिणाम, ये अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। इसके अलावा कई प्रदेश ऐसे थे जहां पर उपचुनाव भी हुए, विधानसभा के भी, कुछ लोकसभा की भी सीटें थीं जहां के भी अब चुनाव परिणाम लगभग सामने आ चुके हैं। तो कमोबेश तस्वीर यह है कि एक राज्य महाराष्ट्र, जहां पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लैंडस्लाइड विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी की, और दूसरा राज्य झारखंड, जहां पर एक बेहतर स्थिति में आप कहेंगे कि इंडिया गठबंधन 57 सीटों पर, चूंकि वहां जो आंकड़ा है वो अभी तक दिखा रहा है, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। लेकिन अब इसके बाद जो रिएक्शंस हैं वो क्या कुछ हैं, आपको सुनवाते हैं। तो प्रतिक्रियाओं के दौर आ रहे हैं, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये प्रतिक्रियाएं सुनाएं, और अब से थोड़ी देर के बाद हम आपको ये सुनवाएंगे भी कि किस तरीके से जो नेता हैं इन चुनाव परिणामों के बाद क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन चुनाव परिणामों का जो असर है वो हरियाणा में किस तरीके से होगा, हरियाणा की राजनीति में इसका जो असर है वो आने वाले समय में कैसे देखने को मिलेगा। एक प्रश्न जो कि लगातार आप देख रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर बार बार उठ रहा है, और वो ईवीएम का है। क्या उसके भी प्रश्न अब इन चुनाव परिणामों के बाद और उठते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ नेता कह रहे हैं चुनाव परिणामों के बाद, एक बार इसको सुनिए। वो सरकार के द्वारा किए गए विकास के कार्य, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के संगठन के द्वारा की गई अथक मेहनत और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रति जनता में विश्वसनीयता ने मिलकर भाजपा गठबंधन के पक्ष में एक विश्वास उत्पन्न किया है। और महाराष्ट्र की राजनीति ने एक और चीज पर पटाक्षेप कर दिया है। वो क्या था, हम लोग एक शब्द प्रयोग करते हैं, विचार परिवार। और महाराष्ट्र का चुनाव जो था वो इस बात की जंग थी कि विचार की विरासत को जन समर्थन मिलेगा या परिवार की विरासत को। और साफ साफ तरीके से महाराष्ट्र की जनता ने विचार की विरासत के पक्ष में आशीर्वाद दिया है, और जो लोग परिवार की विरासत को विचार से बड़ी मानते थे उनको खारिज किया। झारखंड को लेकर अभी तक के जो रुझान हैं वो हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। हम अंतिम परिणाम आने के बाद प्रतिक्रिया देंगे, परंतु अभी तक जो रुझान दिख रहे हैं, यदि मान लीजिए यही नतीजों में तब्दील होते हैं तो सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगा विपक्ष से, ईवीएम ठीक काम कर रही है कि नहीं। होता है कि कैसे इतना डिफरेंस आ गया। जो भी सर्वेज चल रहे थे सब कांटे की टक्कर बता रहे थे। जो भी सर्वेज हो रहे थे उसमें महाविकास अघाड़ी को बढ़त दे रहे थे, बात सब बता रहे थे एज है। एक कांटे की टक्कर इस तरीके से हो जाना कहीं ना कहीं थोड़ा आश्चर्यजनक भी है, सवालों के घेरे में भी आता है, और मन में मैं एक सेंस ऑफ सरप्राइज है कि जो हम जनता के बीच में देख रहे थे, महिलाओं के साथ देख रहे थे, पुरुषों के साथ देख रहे थे, आक्रोश जो था, 1500 रुपए मिलने के बाद भी वो महिलाएं बता रही थी कि हम पे एहसान नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं। और उसके बाद ये इस तरीके के आउटकम आना, आई वुड से हमें कुछ टाइम लगेगा फॉर इट टू सिंक इन। अगर आप जैसे बार बार मन में एक शंका होती है कि जो पहली बार नहीं उठ रहा है, बार बार उठता जा रहा है, कि क्या ईवीएम पे भी व्यापक चर्चा होनी चाहिए, स्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन उसको सीधे सीधे खारिज कर देता है, रादर देन विनिंग ओवर द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल। कितनी महाराष्ट्र में कितनी जगहों पर मैं गई थी जहां पे वहां पे लोग आकर हमसे कहते थे वोट तो हम आपको देंगे ही, पर आप ईवीएम पर ध्यान दीजिएगा। सबने हमसे यही आकर कहते थे। तो ये क्योंकि इतना चेंज आया है फ्रॉम लोकसभा टू महाराष्ट्र का ये विधानसभा चुनाव, हैरान करने वाला है। और इस पे मैं मानती हूँ कि इवन फॉर मी मेंटली इट्स क्वाइट अनएक्सेप्टेबल कि इतना हमने आक्रोश देखकर भी वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ, इस तरीके के नतीजे आए हैं। एक प्रश्न चिन्ह उठाता है कि क्या ये सही मायने में फ्री एंड फेयर इलेक्शन।
तो चलिए, अब चुनाव परिणाम तो लगभग एक तरीके से आप कह सकते हैं कि साफ हो चुके हैं। एक प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी यानी कि गठबंधन के साथ सब जो अपनी सरकार है महायुति बना रही है, तो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि इंडिया अलायंस झारखंड में अपनी सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। लेकिन इन सब के बीच में अब जो बातें कही जा रही हैं या जो सवाल उठ रहे हैं उसको कैसे देखा जाए, जिस पर चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय करवाते हैं। प्रियदर्शनी सिंह जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रियदर्शनी सिंह जी, स्वागत है आपका चर्चा में। संदीप चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। संदीप चौधरी जी, आपका भी स्वागत। और केसी मलकानिया जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। केसी मलकानिया जी, आपका भी स्वागत है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ें ताकि उनके पक्ष को भी हम लोग और बेहतर तरीके से समझें। प्रियदर्शनी जी, आपके साथ ही शुरुआत करूंगा चर्चा की, चूंकि महाराष्ट्र के नतीजे तो जो हम लोग देख रहे हैं, एक तरीके की लैंडस्लाइड विक्ट्री आप लोगों ने वहां पर हासिल की है। कैसे इसको आप देखते हैं? क्योंकि एक प्रदेश के अंदर आपकी लैंडस्लाइड विक्ट्री होती है तो दूसरे प्रदेश में हम लोग ये भी देखते हैं झारखंड में कि वहां पर आपकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि वहां पर इंडिया अलायंस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अब इन परिणामों को आप किस नजरिए से देखते हैं और क्या कहेंगे? आपको सादर प्रणाम और इंडिया न्यूज के सारे दर्शकों को भी मेरा सादर प्रणाम। देखिए, हम इन लोगों की तरह नहीं है, यूपीए की तरह नहीं है कि हार गए तो खट्टी मट्ठी और जीत गए तो सब मीठी मीठी। ऐसे नहीं होता है। हमें हार को भी उसी तरीके से स्वीकार करना चाहिए। और जिस तरीके का प्रचंड बहुमत हमें महाराष्ट्र में मिला है, मुझे नहीं मालूम कि इन लोगों को क्यों नहीं अंडर करंट दिखता है। यही अंडर करंट हरियाणा में भी था, यही अंडर करंट जो था पिछले साल 3 प्रदेशों में चुनाव हुए थे, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वहां पे भी था। और अंडर करंट महाराष्ट्र में भी था। देखिए, इनको समझने की बहुत जरूरत है कि फेसबुक और सोशल मीडिया जो है वो वोट कन्वर्जन नहीं होता। ये इनको लगता है कि जो कार्यकर्ता है वो फेसबुक से ही अपना वोट कास्ट कर देगा। ऐसा नहीं होता। कार्यकर्ता जमीन पे मिलता है। और यही बात हम लोग हमेशा सदैव बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का संगठन अपने आप में एक बहुत ही मजबूत संगठन है। और ऐसे ही हमें विश्व की सबसे बड़ी पार्टी नहीं कहा जाता है। जैसे ही इनके रिजल्ट इनके अनुकूल नहीं होते हैं, ये ईवीएम पे सवाल उठा देते हैं। अपनी आलोचना, अपना आकलन ये करना भूल जाते हैं। आकलन इसलिए करना भूल जाते हैं कि इनको समझ ही नहीं आता, इनको ये समझ ही नहीं आता कि जनता के मन में क्या चल रहा है। अभी मैं प्रियंका चतुर्वेदी जी की बात सुन रही थी। प्रियंका चतुर्वेदी जी ये बोल रही थी कि हमने तो जनता से जाके बात की, 1500 रुपए लेने के बाद भी सरकार दे रही थी, उसके बाद भी महिलाएं ने बोला जी वोट तो हम आपको देंगे। तो वोट आपको क्यों देंगे? क्यों देंगे? जब सरकार आपको सारी सुविधाएं दे रही है, जो वादे हमने किए वो हमने पूरे किए, तो वोट हमें ही देगी ना। जिसने जो वादे पूरे किए, जो हमारे मैनिफेस्टो ये संकल्प पत्र में था, उसको हमने पूरा किया है। इन्होंने हिमाचल में जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। 1.5 साल हो गया है इनकी सरकार को, 1.5 साल जी। 1.5 साल में इन्होंने वादा किया था कि महिलाओं को 1500 रुपए उनके बैंक अकाउंट में डालेंगे। क्या इन्होंने डाले? नहीं डाले। कर्नाटका में किसानों का हाल कैसा है यह सबको मालूम है। किसान आत्महत्या करने पे मजबूर हो गया है। तेलंगाना में भी यही हाल है। तो इनको ये समझने की जरूरत है कि इनको जनता के वादों लेकिन प्रियदर्शनी जी, उनका ये कहना है कि भाई देखिए, आप लोग या तो तंत्र का इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर आप ईवीएम को ऐसा सेट कर लेते हैं कि कुछ राज्य आप अपने पास रख लेते हैं, कुछ छोड़ देते हैं कि चलिए ठीक है, झारखंड आप ले लीजिए, महाराष्ट्र हम ले लेते हैं, कर्नाटका आप ले लीजिए, हरियाणा हम ले लेते हैं। राजनीति में आप बताइए, क्या ऐसा होता है कि तेरी भी चुप नहीं? ईवीएम कश्मीर में नहीं खराब हुआ। जब हरियाणा के चुनाव हुए थे तब उसी समय जम्मू और कश्मीर का भी रिजल्ट आया था। ईवीएम वहां नहीं खराब हुआ। ईवीएम झारखंड में नहीं खराब हुआ, महाराष्ट्र में खराब हो गया, हरियाणा में खराब हो जाता है। तो देखिए, ये हिपोक्रेटिक इनका मापदंड है। इन बातों को अब इन्होंने खुद भी सीरियसली लेना बंद कर दिया है। उदय भान जी तो दो दिन पहले ही स्टेटमेंट है प्रियदर्शनी जी उदय भान जी का, वो तो बड़ा स्पष्ट कह रहे थे। वो तो कह रहे थे देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे अगर हमारे पक्ष में नहीं आते तब तो आप ये मान लीजिए कि ईवीएम जब तक है भारतीय जनता पार्टी जीतती रहेगी। उदय भान जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। उदय भान जी तो दीपक बाबरिया जी को भी ना इल्जाम लगा रहे हैं। अब ये सब तो हुड्डा जी, दीपक बाबरिया जी, अजय माकन और हुड्डा साहब, ये जो 4 नाम है जो कि मठाधीश बने हुए थे हरियाणा के चुनावों में, मैं आपको बता दूं, ये सब एक दूसरे के ऊपर चाइनीज विस्पर कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर नाम लगा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में ये आपने देख लिया था कि किस तरीके की नाटकबाजी थी। अभी दीपक बाबरिया जी ने ये बोला कि मेरे को एक फॉरवर्ड मैसेज आया और 1.5 महीने बाद ही इनकी निंद्रा से ही जागे हैं। इनका यही काम है, ये सोते रहते हैं।
चुनाव खत्म हो जाता है, रिजल्ट भी आ जाता है, उसके बाद भी ये उसी निंद्रा में रहते हैं। दूसरी बात, इनसे ये क्यों नहीं पूछना चाहिए कि आज तक इतने दिन हो गए आपने नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया, नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया, क्या कारण है? पूरा एक विधानसभा का एक सेशन चला गया, 4 दिन पूरा चलिए घमासान प्रियदर्शनी जी, सेशन कल चूंकि हम लोग इसी पर चर्चा कर रहे थे भाई, काउंटर उसका ये दे रहे थे कि कर्नाटका में आप लोग भी 6 महीने के बाद नेता प्रतिपक्ष बना पाए थे, तो हमारे यहाँ तो अभी उतनी देर नहीं हुई है। बहरहाल ये अब उनका ये कर्नाटक नहीं है ना, ये हरियाणा है, हरियाणा की ठीक जनता है। मैं politically कोशिश बहुत कर रहा हूँ ना aware प्रियदर्शनी है। जी, इसलिए मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस का प्रवक्ता हमारे साथ जल्दी जुड़ेंगे, फिर हम उनसे भी ये प्रश्न जरूर पूछूंगा। मैं जी। संदीप जी का रुख कर रहा हूँ। जी। संदीप जी, चूंकि ये जो रिजल्ट आ रहे हैं आपने भी बड़े नजदीक से देखा होगा, एनालिसिस कर रहे होंगे, कैसे देखते हैं एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट होने के नाते ये जो परिणाम आए हैं, चाहे हम झारखंड को देखें या महाराष्ट्र को देखें या जो बाई इलेक्शंस भी हुए उत्तर प्रदेश समेत कुछ और राज्यों में, कैसे देखेंगे इसको आप? देखिए, मैं इस तरीके से देखता हूं कि सभी पार्टियों ने अपना पूरा दमखम लगाया और चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ा। जहां हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो देखिए एनडीए गठबंधन वहां पर जीत रहा है, लेकिन पार्टियां सभी मजबूत होकर के उभरी हैं। अगर आप अजीत पवार की बात करें, वो भी मजबूत होकर के वहां पे उभरे हैं। अगर आप शिंदे की बात करें तो एकनाथ शिंदे मजबूत होकर के उभरे हैं, और बीजेपी पहले से बड़ी पार्टी थी, बीजेपी भी मजबूत होकर के उभरी है। हाँ, कांग्रेस और कांग्रेस अलायंस जिसमें शरद पवार है और शिवसेना है उद्धव ठाकरे की, तो कहीं ना कहीं शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एनसीपी के शरद पवार जरूर कमजोर पड़े हैं। उनका जो वोट बैंक था, पारंपरिक वोट बैंक था, जिसको कोर वोट बैंक कहते थे, वो कहीं ना कहीं अजीत पवार और एकनाथ शिंदे उनका लेकर के चले गए हैं। और आने वाले समय में मुझे लगता है ये विचारों की भी एक लड़ाई होती है। जो थिंकिंग थी बाला साहब ठाकरे की, वो बीजेपी के साथ मैच करती थी, इसलिए आज की तारीख में एकनाथ शिंदे मजबूत होकर के उभरे हैं। और अगर मैं शरद पवार की बात करूं तो देखिए, शरद पवार की राजनीति बीते समय की राजनीति हो चुकी है। अब ना वो अच्छे से बोल पाते हैं, वो फिजिकल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, एज उनकी काफी हो चुकी है। ऐसे में मुझे लगता है लोगों को अजीत पवार पर भरोसा हुआ और वो इस चुनाव से दिखाई देता है। यही रीजन रहा कि बीजेपी अलायंस से महाराष्ट्र में मजबूत होकर के उभरा है। नहीं, लेकिन संदीप जी, मैं दोनों चीजें जानना चाह रहा था। देखिए, एक तरफ अगर हम लोग ये देखते हैं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से या फिर उनके प्रवक्ता से अगर पूछेंगे तो भाई वो तो अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन आप उसका एक न्यूट्रल एनालिसिस करिए। अगर एक योजना या एक तरह की चीजें या एक चेहरा या ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है, तो वो महाराष्ट्र में दिखता है, झारखंड में क्यों नहीं दिखता है? ये अलग अलग तरीके की जो चीजें हैं, इसका कारण क्या आप समझ पाते हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई। पहली बात तो ये होती है, हरियाणा का चुनाव अलग तरह का होता है, उत्तर प्रदेश का चुनाव अलग तरीके का होता है, महाराष्ट्र का अलग तरीके का है, झारखंड का अलग तरीके का है। महाराष्ट्र का जो चुनाव है, मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम का फैक्टर काम करता है, उसी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर भी हिंदू मुस्लिम फैक्टर काम करता है। क्योंकि दाऊद इब्राहिम का आतंक उन्होंने देखा है, वहां पे जो बम सीरियल बम धमाके हुए थे वो उन्होंने झेले हैं। और कहीं ना कहीं जो ये एक नारा था कि बटोगे तो कटोगे, ये चीज भी वहां पर काम की है। क्योंकि हिंदू मुस्लिम का फैक्टर वहां पे काम किया है, उलेमा वाला मामला बीच में उठ के सामने आया था, तो मुझे लगता है इस वजह से जो हिंदू वोट बैंक था वो यूनाइट हुआ। और दूसरी चीज, समीकरण इनका अच्छा बना, अजीत पवार शिंदे और बीजेपी का जो समीकरण बना वो भी अच्छा बना, इस वजह से ये वहां पर मजबूत हो जाते हैं। और अगर आप झारखंड की बात करें तो देखिए, झारखंड का मामला आदिवासियों का स्टेट है और आदिवासी वहां का मुख्यमंत्री था, और वो ये मैसेज कन्वे करने में अपने लोगों में कामयाब हो गए हैं कि देखिए, एक आदिवासी को दिल्ली में बैठी सरकार बर्दाश्त नहीं करती है, और वो फिर से यहाँ किसी व्यापारी वर्ग के, जिस तरीके से आपको याद होगा रघुबर दास गुप्ता को इन्होंने वहां का मुख्यमंत्री बनाया था, तो वो ये मैसेज कन्वे करने में कामयाब हो गए कि ये हमारी जमीन है, आदिवासियों की जमीन है, पिछड़ों की जमीन है, यहाँ पर फिर से एक व्यापारी समाज से व्यक्ति आएगा और आपके ऊपर राज करेगा। तो कहीं ना कहीं ये कई चीजें थी जो हेमंत सोरेन के पक्ष में चली गई। मलकानिया साहब, आपका एनालिसिस क्या कहता है? चूंकि महाराष्ट्र झारखंड के नतीजे अब तो बिल्कुल कमोबेश स्पष्ट हैं, इसमें अब कोई परिवर्तन होने की गुंजाइश नहीं है। और दूसरा ये कि कुछ बाई इलेक्शंस को भी हम लोग देख रहे थे, इसमें उत्तर प्रदेश पर सबसे ज्यादा निगाहें लोगों की लगी हुई थी कि बड़ा दिलचस्प है कि क्योंकि वहां 27 में चुनाव भी होना है विधानसभा का, वहां पर भी 9 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई। ये क्या दर्शा रहा है? क्योंकि एक स्टेट जीतता है, दूसरा स्टेट हमको दिखता है कि इंडिया अलायंस के पास जाता है, कुछ बाई इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी और बेहतर परफॉर्मेंस कर लेती है। क्या इसका कारण आप देख पा रहे हो? उसका एनालिसिस आप कैसे करते हैं? महाराष्ट्र में लोकसभा चुनावों में भाजपा ने इतना अच्छा नहीं किया था, परंतु भाजपा की एक बात है कि भाजपा हार से सबक सीखती है और वो काम में डट जाती है।
जबकि कांग्रेस जो है वो हारने के बाद उसको स्वीकार करने के बजाय हार का ठीकरा जो है वो ईवीएम पे ठोकती है या दूसरे अल्पसंख्यकों को चल जाती है। और कांग्रेस और छोटे दल जो है, कांग्रेस ये मानकर चलती है कि हिंदू वोटर जो है वो तो पक्का है, वो कटर नहीं हो सकता है, उसको वोट डालना वो दोनों तरफ डालेगा। परंतु जो अल्पसंख्यक मुस्लिम वोट है या दूसरा वोट है उसको हम कंसोलिडेट करेंगे तो वो हमारी जीत में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इसके साथ साथ जहां विधानसभा चुनाव होते हैं वहां ये देखा जाता है कि केंद्र में किसकी सरकार है। परंतु महाराष्ट्र में तो हम ये बात मान सकते हैं कि केंद्र में भाजपा की सरकार थी, इसलिए वहां के लोगों ने भाजपा के पक्ष में वोट दे दिए। परंतु झारखंड में जो वो ऐसा नहीं हुआ। झारखंड में आदिवासी जो लोग हैं उन्होंने मैम के पक्ष में वोट दिया, सोरेन की को जो गिरफ्तार हुआ उसका भी प्रभाव पड़ा। परंतु ये जो अल्पसंख्यक वोट है ये दूसरे भाजपा की एक नीति रही है कि जो उसके साथ दल है चाहे कितना भी छोटा दल हो उसको महत्व देते हैं। आज भी तीन पार्टियों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब अठावले हैं उनको साथ लेकर चलते हैं। हम देखते हैं बिहार में जो भाजपा बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी जेडीयू को, परंतु कांग्रेस में और उन दलों में ऐसा नहीं है। अब कांग्रेस जो है जो ये भंडा फोड़ती है कि ईवीएम की मशीन का कारण हुआ, तो उनको पूछिए कि जो झारखंड में जो उनको भाजपा से 2 गुना से भी ज्यादा सीटें मिली तो कैसे मिली। अब प्रियंका गांधी जो लाखों के अंतर से जीत रही तो कैसे जीत रही। तो इसलिए ये कांग्रेस को चाहिए कि ये इसको अपने जो कमियां हैं उन पर उनको देखे कि क्या कमियां रह गई हैं, और जो हार है उसको ग्रेसफुली स्वीकार करना चाहिए और उसका एनालिसिस करना चाहिए। परंतु ये नहीं करना चाहिए। तो मलकानिया साहब, आप क्या ये मानते हैं या ये अब धीरे धीरे स्टैब्लिश्ड होने लगा? क्योंकि शुरुआत में तो ये लगता था कि चलिए ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हो रही होंगी जिस पर हो सकता है कि कोई विचार विमर्श करे पार्टी, लेकिन बार बार लगातार जब हम लोग उसी तरह की स्थितियां देखते हैं कि हार के बाद आप सिर्फ ईवीएम पर या किसी और चीजों के ऊपर ठीकरा फोड़ना शुरू कर दें, क्या आत्ममंथन करना नहीं चाहती हैं पार्टियां? इस वजह से इस तरह की स्थिति हो रही है और बीजेपी कोर्स करेक्शन बहुत जल्दी कर लेती है, इसलिए वो परिणामों में भी दिखने लग जाता है। बिल्कुल ये चाहिए। देखो हरियाणा में जो संगठन इसीलिए नहीं बना सके, आज तक संगठन नहीं बना सके क्योंकि उन्हें पता गया कि संगठन बनाएंगे, किसी को जिला अध्यक्ष बनाएंगे या मंडल का प्रधान बनाएंगे तो दूसरा गुट हो जाएगा। अब विपक्ष का नेता भी इसीलिए नहीं बना रहे कि हुड्डा को बना देते हैं तो जो शैलजा गुट है वो नाराज हो जाएगा। तो अब हुड्डा जो है, हुड्डा के साथ कच्ची एमएलए तो उन्होंने पहले ही परेड करा दी थी कि मेरे साथ कच्ची एमएलए, तो हुड्डा को नजरअंदाज भी नहीं कर सकता हाईकमान। तो इसलिए दुविधा में है। अब वो किसी को बनाएंगे, चाहे 100 करोड़ को बनाए या तो किसी और को बताएं, तो उसमें जो है हुड्डा का जो पक्ष का नेता हो उसी को बनाया जाएगा। अब शैलजा का चंद्रमोहन जी है, पर चंद्रमोहन जी विधानसभा में बोलते ही कम है, तो उसको कैसे बनाए। तो इस प्रकार की दुविधा हाईकमान में भी है। अगर हाईकमान थोड़ा सा स्ट्रांग होता तो हरियाणा और दूसरे राज्यों में हो, परंतु हाईकमान में भी एक परिवार का सत्ता है, परिवार एक परिवार चलता है, चाहे खड़गे जी। ठीक है मलकानिया साहब, लेकिन एक प्रश्न मेरा और है, उसके बाद मैं प्रियदर्शनी जी का रुख करता हूं। क्या इस बात में आपको कोई तर्क नजर आता है, क्योंकि लगातार मैं पिछले कई दिनों से इस विषय पर चर्चा कर रहा हूं, ईवीएम को लेकर के बड़े सवाल उठते हैं। जब ये प्रश्न पूछा जाता है कि भाई इसका आधार आप जरा समझा दीजिए, तो ये कहते हैं कि कुछ राज्य हमको इसलिए दे दिए जाते हैं ताकि कोई पूरी तरीके से शक ना करे। भाई चोर चोरी भी करेगा तो उसमें कुछ ऐसा करता है ना कि लोग उसके ऊपर डाउट ना करें, इसलिए राज्य कुछ ऐसे होते हैं जो हमको भी दे देते हैं और फिर अपने पास कुछ बड़े राज्य वो रख लेते हैं। क्या यह तर्क मानने योग्य है? हेलो मलकानिया जी। जी जी नहीं, अब ऐसा तो नहीं हो सकता। अब जम्मू कश्मीर में देखा दूसरे, अब मैंने कल भी कहा था कि आप कोई ना कोई ऐसी मशीन लाओ जिसको हैक करके दिखा दो। चुनाव भी आपको बुलाता है, कोर्ट आपको बुलाता है कि आप बताओ। अब ये तर्क आप दे दे, कैसे दे रहे? अब झारखंड में आपने इतनी सीटें जीत ली, अब महाराष्ट्र में आपकी शिवसेना जो शिंदे है उससे भी कम कांग्रेस के गठबंधन को सीटें मिली है। तो लाडली योजना
भाई एक बात जो मेरे चिंता का विषय है, वो जो फ्री की रेडियां हैं वो अब सब पार्टियां बांटने लग पड़ी है। उससे भाजपा भी अछूती नहीं रही है। लाडली बहना योजना का जो है वो प्रभाव दिखा है महाराष्ट्र में, तो उन्होंने दी है, उन्होंने एक किस्त एडवांस भी दे दी, तो इसका फर्क पड़ता है। जो फ्री की रेडियो का फर्क पड़ता है, परंतु पार्टी का कामकाज भी देखा जाता है और ऊपर से नेतृत्व भी दे सकता है। कौन जो पार्टी है आपके उस राज्य को सही नेतृत्व दे सकती है और कौन सी पार्टी है जिसका हाई कमांड जो है वो स्ट्रांग है और जो अपनी पार्टी को कंट्रोल में रख सके, ये चीजें बहुत जरूरी है। ईवीएम का रोड़ा कब तक करोगे आप? अगर आप आत्म चिंतन करोगे और उस हिसाब से काम करेंगे, आप अपने पार्टी को मजबूत करें, कार्यकर्ताओं को मजबूत करें। मुझे लगता है कि आप जो बात कह रहे हैं उसको कांग्रेस को जरा थोड़ा और बेहतर ढंग से देखना चाहिए। प्रियदर्शनी जी, दो चीजें मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि एक दिन हरियाणा का जिस दिन चुनाव परिणाम आ रहा था उस समय भी मैंने देखा जयराम रमेश जी आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि भाई ये तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की हार है। आज भी मैं ये देख रहा था जब चुनाव परिणाम पूरी तरह से स्टैब्लिश होने शुरू हुए तो संजय राउत आ गए और वो कहने लग गए कि भाई कहीं कुछ तो गड़बड़ है। ये बार बार इस तरह के जो प्रश्न उठा दिए जाते हैं, इसको किस तरीके से आप देखते हैं और इसका क्या काउंटर है? क्योंकि जहां जहां जीत रहे हैं आप, फिर वहां ये कहते हैं कि आप इस्तेमाल कर लेते हैं तंत्र का और आप जीत जाते हैं, जनता आपके साथ नहीं है। प्रियदर्शनी जी, देखिए, जयराम रमेश जी के बारे में तो मैं इसके जयराम रमेश जी के ऊपर तो मैं पूरी एक किताब लिख सकती हूँ। जैसी उनकी विचारधारा है, जैसी वो गुट्टी राजकुमार को पिलाते हैं, इसमें तो कहने वाली बात नहीं है। जयराम रमेश जी लोकतंत्र की बात करते हैं, उनसे पूछ लिया जाए कि आज तक सरपंची का भी चुनाव अपने जीवन में लड़े हैं, और लड़े हैं तो जीते हैं, लड़े ही नहीं है तो जीतेंगे कहां से? आज तक जयराम रमेश जी सरपंच का भी चुनाव नहीं लड़े हैं। उनका जीवन में सिर्फ एकमात्र उपदेश है जयराम रमेश जी का कि विदेशी ताकतों के हिसाब से बोलना, और जो वो सिखाएंगे, जो उनके आका विदेशी ताकतों के आका उनको सिखाएंगे, वही पूर्ण रूप से बोलना। और दूसरी बात, वो इस बात को कभी नहीं भूलते हैं कि भाई किसी तरीके से उनकी राज्यसभा सीट जो कि उन्होंने सरकारी नौकरी मान रखा है, वो कहीं ना कहीं हटे नहीं, राज्यसभा की सीट उनकी बनी रहे। उनका मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि कांग्रेस का उद्धार करना है। यही जयराम रमेश हैं जिन्होंने जैसे ही नायाब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने 25,000 युवाओं की नौकरी पक्की की थी। करेक्ट? ठीक है। यही जयराम रमेश जी ने ये नौकरियां पहले भी युवाओं को लग जाती 2-3 महीने पहले, लेकिन जयराम रमेश जी ने कोर्ट में एफिडेविट डाल के इसको असंवैधानिक करवा दिया, जबकि उस समय आचार संहिता भी नहीं लगी हुई थी हरियाणा में, तब इन्होंने आचार संहिता लगा दी थी। तो हरियाणा के युवाओं से इनको कितना प्यार था ये साफ मालूम चलता है। जयराम रमेश जी के बारे में एक बात और मैं बता दूं, इनकी विचारधारा जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव वामपंथी विचारधारा है और कुछ नहीं है। वामपंथ में भी देखिए, वामपंथ में भी एक होती है एकदम नेगेटिव वामपंथी विचारधारा। जयराम रमेश जी उसी की उपज है और कुछ नहीं है। दूसरी बात, एक और इल्जाम विपक्ष हमारे ऊपर अक्सर लगा रहा है, आज भी मैं सुन रही थी कुछ नेता लगा रहे थे कि पोलराइजेशन को ये करने में कामयाब रहे, इसी कारण ये सरकार बना ली है। मतलब कमाल ही हो गया। मतलब कि आज अगर हिंदू इकट्ठा हो जाए तो हम पोलराइजेशन कर रहे हैं, और अगर ये कुछ भी बोले, किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ग को उकसाते रहें और दंगे करवाएं और अभद्र चीजें करें, अराजकता फैलाएं, तो ये पोलराइजेशन नहीं कर रहे। हकीकत ये है कि आज भारत का हिंदू, भारत का हिंदुस्तान, भारत में जो रहने वाला इंडियन है वो समझ गया है कि पोलराइजेशन की राजनीति कौन कर रहा है। इन्होंने हमेशा से भड़काने की कांग्रेस शुरू से ही वोट जिहाद का जो जिक्र हो रहा था, क्योंकि सुबह भी मैं एक चर्चा में था प्रियदर्शनी जी, और वहां पर भी कुछ चूंकि प्रवक्ता मौजूद थे तो उनके साथ ये चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि आप लोग जो बार बार वोट जिहाद करते थे, वो कहां है वोट जिहाद? अगर वो वोट जिहाद होता तो इस तरह की स्थिति 57 की थोड़ी ना होती हमारी। कम से कम वो एक कंसोलिडेट वोट तो मुझे मिलता। वो कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं, आप लोग नैरेटिव ऐसा गढ़ देते हैं बस खाली, इसका कोई आधार नहीं है। नहीं, हम क्या नैरेटिव कर रहे हैं? एक बात बताइए, राहुल गांधी की अपनी ही बातें हम लोग बोल रहे हैं। आप ये बताइए, क्या राहुल गांधी ने न्यूयॉर्क में जाके ये नहीं बोला
कि अगर मैं सरकार, और यही कारण है कि हरियाणा में मेजरली इनसे सारा वंचित वर्ग नाराज हो गया था, वहां पे जाके इन्होंने बोल दिया कि मैं तो आरक्षण के खिलाफ हूं, अगर मैं सरकार में आ गया तो पहली कलम से वंचित वर्ग को का आरक्षण खत्म कर दूंगा। ये राहुल गांधी की स्टेटमेंट भी हमने नहीं बोली। दूसरी बात है, ये जो जाति गणना करने की बात कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है ये जाति गणना करना चाहते हैं? 1952 में इनके ही परनाना ने जाति गणना की थी, उसको पब्लिश नहीं किया था, ठीक है। उसके बाद भी एक बारी और जाति गणना कर्नाटका में इन लोगों ने करवाई, उसको ये पब्लिश नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? इनको मालूम है कि जैसे ही जाति गणना होगी, हिंदू जो है, जो कि संगठित है, जो कि पूर्ण रूप से एक है, ना वो अपने आप को बनिया मानता है, ना ही ब्राह्मण मानता है, किसी भी जाति के नहीं, मतलब हिंदू हिंदू है। हिंदू आप भी राम की पूजा करते होंगे, मैं भी राम की पूजा करती हूँ, यहाँ पे जो भी बैठे पैनल में सब करते होंगे, लेकिन इनको ये हिंदू अलग अलग चाहिए, क्योंकि इससे ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकते हैं। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि वो बांटने की बात कह रहे थे, आपने उसको कंसोलिडेट किया है, लेकिन एक मेरा अंतिम प्रश्न, उसके बाद चर्चा में समाप्त करूंगा। बहुत शार्पली रिएक्शन चाह रहा हूं प्रियदर्शनी जी, क्या हरियाणा के परिणामों ने संजीवनी देने का काम किया है और वो कार्यकर्ता उत्साहित होकर के निकला, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है? कम से कम महाराष्ट्र के नतीजे तो ये बता रहे हैं, या कुछ बाई इलेक्शन से ये दिखा रहे हैं? नहीं, एब्सोल्युटली, क्योंकि इन्होंने, मैं बताऊं, बापू बेटे ने ये फॉल्स नैरेटिव फैलाने की बहुत कोशिश की कि हम जी तो सोते थे तो जी सीएम बन के सोते थे, उठते थे तो सीएम बन के सोते उठते थे। इन्होंने अपने आप को सीएम डिक्लेयर कर दिया था। इसका उदाहरण मैं आपको बताती हूँ कि जब चुनाव के 10 दिन, जब चुनावों का समय था और किसी सरकारी अफसर से बात कर ली थी, तो उनका जो नजरिया था कि भाई कांग्रेस की सरकार आ रही है, ऐसा उन्होंने बोलने की कोशिश की, क्योंकि मैडम हमारे पर बहुत प्रेशर डाल रहे हैं, कांग्रेस ही इन पे प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई अब तो हमारी सरकार आ गई है, हमारे हिसाब से चलो। इनका घमंड, इस इनका अहंकार इनको ले डूबा। गोगी जी और या जो एनआईटी के जो इनके प्रत्याशी थे नीरज जी, इनका आप अगर स्टेटमेंट्स आपको याद होंगी तो इन्होंने बोली थी कि पहले तो जी हम अपना घर भरेंगे। गोगी जी की ये स्टेटमेंट थी, जो असंत के उम्मीदवार थे, जो इस चुनाव हार गए, कि जी पहले तो हम अपना घर भरेंगे, उसके बाद रिश्तेदारों को देंगे। नीरज जी बोल रहे हैं जी हमें तो बोला गया 50 वोटों में 1 नौकरी देंगे। इन्होंने खर्ची पर्ची चलाना चाहते थे, इन्होंने शुरुआत कर दी थी, लेकिन जनता बेवकूफ नहीं है। जनता ने 10 साल हमारा काम देखा है, जनता ने देखा है कि बिना खर्ची, बिना पर्ची के कैसे नौकरियां लगती हैं। और उस पर उसका ही आप ये कह रहे हैं कि ये जो परिणाम है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है संदीप जी, क्या हरियाणा के परिणामों ने भी कहीं ना कहीं संजीवनी देने का काम किया? कार्यकर्ता उत्साहित हुआ, या बीजेपी ने स्ट्रेटेजी या कोर्स करेक्शन बेहतर तरीके से किया? देखिए, हरियाणा का चुनाव में अलग तरीके का मानता हूं। हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है बीजेपी ने, पहले दुष्यंत चौटाला के कंधों पर थी सरकार, लेकिन कहीं न कहीं महाराष्ट्र में उस चीज की कमी रह गई है। बीजेपी चाहती तो अपने दम पर सरकार बना सकती थी, और थोड़ी तैयारी करने की जरूरत है, फिर शिंदे और अजीत पवार का रोल इतना अहम नहीं रह जाता। आज की तारीख में महाराष्ट्र में शिंदे और अजीत पवार के हाथ में चाबी होगी। मुझे नहीं लगता कि वो बीजेपी को अपना सीएम बनाने देंगे, जो बीजेपी की महत्वाकांक्षा थी। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कई रैली में कहा था कि इस बार जो सीएम है वो बीजेपी का होगा। तो अभी हमें सबको आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके के समीकरण बनते हैं, तीनों पार्टियां या तीनों प्रमुख जब बैठते हैं तो क्या रिजल्ट निकल के आता है। क्योंकि जिस तरीके से शिंदे को कम विधायक होने के बावजूद भी बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया था, तो इस बार अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री पद पर बीजेपी की दावेदारी महाराष्ट्र के अंदर बनती है। मलकानिया साहब, क्या हरियाणा के परिणामों ने भी भारतीय जनता पार्टी को कहीं बूस्ट किया था, और इस वजह से ये जो परिणाम है, कम से कम महाराष्ट्र की जो लैंडस्लाइड विक्ट्री है, वो इस बात की तस्दीक कर रही है? हरियाणा का जो प्रभाव है थोड़ा बहुत तो पड़ा है। सीएम सैनी जी भी बाहर गए हैं और उसका फर्क तो पड़ता है, क्योंकि पहले ऐसा नेरेटिव था कि इस बार जो है हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है, और ये कहा जाता था कि अब कांग्रेस की सरकार आ रही, जो कांग्रेसी लीडर थे वो अफसरों को धमकाने लग पड़े थे। तो उसका जो उल्टा रिजल्ट हुआ, उसका प्रभाव पड़ा है महाराष्ट्र में भी। और महाराष्ट्र में इस बात का बड़ा प्रभाव पड़ा, जो मस्जिदों से या दूसरे मुस्लिम नेताओं ने अपील कर दी कि सिर्फ
मुस्लिम को वोट दें और जाकर आप पूरी तरह वोटों को भुगताएं, लास्ट मोमेंट तक बैठे। इधर कांग्रेस ने तो अपना नेता डिक्लेयर कर दिया था, कांग्रेस ने होटल तक बुक करा दिए थे कि हमारी सरकार बनेगी, पर तूने डर था कि हमारी अगर आ भी गए विधायक तो ये छिटक जाएंगे। उनको इस बात का डर रहता है कि हमारे कंट्रोल में ना पार्टी है ना विधायक होंगे, इसलिए हम जो है पहले इसको नहीं, सही कह रहे मलकानिया साहब, और इसीलिए हम लोग देख रहे थे कि जो पर्यवेक्षक थे वो भी पहुंच गए थे महाराष्ट्र मुंबई, लेकिन अब तो तस्वीर बिल्कुल बदल गई है और अब देखना यह है कि इसके आगे आने वाले जो समय है उसमें क्या जो परिणाम है वो देखने को मिलते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने समय निकाला, आज इस चर्चा का आप लोग हिस्सा बने। तो आज पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी इस बात पर कि 2 राज्यों के विधानसभा चुनावों में क्या होना है। जनता ने यह तय कर दिया है, आने वाले समय में इसके जो राजनीतिक मायने हैं वो धीरे धीरे और समझ में आएंगे। इसके लिए समय का भी और इंतजार करना होगा। आज इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।